गए, और हमने हर्बर्ट स्पेंसर पढ़े। इन्हीं का एक और भाई है जो हमको पढ़ना है, दैट इज रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक इस चीज से परेशान था, रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी एंटाइटलमेंट थ्योरी दी थी। रॉबर्ट नॉजिक एक चीज से परेशान था, वो था कि मान लो कि मेरे पास है ना बहुत सारी जमीन है ना, और सरकार कोई लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आ गई, जैसे मान लो लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट समझ में आता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा एक लिमिटेड लैंड होनी चाहिए, बाकी लैंड सरकार अपने पास रख लेगी और वो लैंडलेस के अंदर बांट देगी। जैसे मान लीजिए आपके पास लैंड है, 100 बीघा लैंड है आपके पास, 100 बीघा आपके पास लैंड है, तो सरकार एक लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आएगी। वो बोलेगी कि 100 बीघा की जगह आप सिर्फ और सिर्फ 40 बीघा अपने पास रखो, और बाकी की लैंड जो है 40 बीघा अपने पास रखो, और बाकी की लैंड है वो सरकार को दे दो, स्टेट को दे दो, है ना। आप अपने पास सिर्फ 40 लैंड रखो और बाकी स्टेट को दे दो 60, और स्टेट जो होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा इन द लैंडलेस, जिसके पास लैंड नहीं है ना उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। ऐसा सिस्टम होता है ना लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर। हमारे जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने भी लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश करे, लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आए, बहुत सारे लोगों को लैंड दी, लैंडलेस जो थे वो लोग, उनको बहुत लैंड मिली है ना। ऐसा था, कहीं बहुत अच्छा चला, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ये सिस्टम बहुत अच्छा चला लैंड सीलिंग एक्ट का, कहीं बहुत इतना अच्छा नहीं लग पाया, चल पाया, ठीक है, तो कहीं अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास जो है बहुत ज्यादा लैंड है, तो कुछ लैंड आपकी ले लेंगे हम और लेकर हम किसी और को दे देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज हो जाएगा। रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं बेवकूफ हो गए क्या, इतनी मुश्किल से मैंने लैंड कमाई, इतनी मुश्किल से लेबर कर करके मैंने इस लैंड को उपजाऊ बनाया, इस लैंड के ऊपर काम करा मैंने, और आप एक दिन आके कहते हैं कि 40 बीघा रख लो और बाकी 60 बीघा किसी और को दे दो। ये क्या बात हो गई, ये तो एक तरह से चोरी हो गई, डकैती हो गई। इस बात से रॉबर्ट नॉजिक बहुत खफा थे। तो वो बोलते हैं, वो अपनी थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस वो देते हैं अपनी, जिसके अंदर 3 प्रिंसिपल वो बनाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। रॉबर्ट नॉजिक को क्या दिक्कत थी, रॉबर्ट नॉजिक ये था कि जो मैंने अपने लेबर से लैंड कमाई है, ठीक है, और जो मैंने लैंड के ऊपर अपना लेबर करा है, तो मैं उसका राइटफुल ओनर हूं। जब तक मैं किसी को ये लैंड नहीं दूंगा तब तक किसी और तरीके से लैंड किसी को नहीं देनी चाहिए। जब तक मैं वॉलेंटरली अपना लैंड किसी और को ओनरशिप नहीं दूंगा उसकी, तब तक किसी और को कोई और तरीका नहीं है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि लैंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही था, ये जो आप लैंड सीलिंग एक्ट लेकर हमारी जमीनें ले लेते हो, ये बिल्कुल एक तरह से चोरी और डकैती है ना। एक बेसिक आइडिया समझ में आया रॉबर्ट नॉजिक का क्या बेसिक आइडिया है। तो रॉबर्ट नॉजिक अपनी जो थ्योरी देंगे दैट इज एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस देंगे, और एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर रॉबर्ट नॉजिक 3 प्रिंसिपल्स देंगे। पहला प्रिंसिपल वो देंगे एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब कि लैंड एक्वायर करने का क्या लॉ होना चाहिए, हु कैन एक्वायर द लैंड और हु कैन बी द ओनर ऑफ ए लैंड। ओनरशिप कैसे है लैंड की, एक्विजिशन मतलब आप किसी लैंड को कैसे अपना बनाए, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्विजिशन। तो सबसे पहला एक्विजिशन करना है, सबसे पहला एक्विजिशन कैसे करना होगा। मान लीजिए एक लैंड खाली पड़ी है, ठीक है, ये किसी की नहीं है, इसका कोई भी प्रीवियसली अनओन्ड लैंड है, ये इसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ऐसी बहुत लैंड होती थी, अब तो या तो सरकारी होती है या फिर किसी की होती है। अब ये लैंड जो है ना अनओन्ड लैंड है, तो मैं इस पे गया और मैंने इसके ऊपर बहुत सारा लेबर करा, लेबर करके मैंने इस पूरी लैंड के अंदर एक तरह से क्या करा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने लग गया, बहुत मैंने इसके ऊपर मेहनत करी, या फिर इस लैंड के ऊपर मैंने लेबर करके बहुत मेहनत करके पैसा वैसा लगाकर इस लैंड को ठीक ठाक करके यहाँ पे इंडस्ट्री खोल दी। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल किसी अनओन्ड लैंड पर, इंडिविजुअल किसी अनओन्ड लैंड पर, अनओन्ड लैंड मतलब पहले किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी कोई इंडिविजुअल अनओन्ड लैंड पर अपना लेबर मिक्स कर देता है, लेबर मिक्स कर रहा है अपना, तो वो लैंड उसकी हो जाएगी, राइटफुल ओनरशिप लैंड की किसकी हो जाएगी, उस पर्सन की हो जाएगी। मान लो कोई एक्स पर्सन है, उसने खाली जमीन देखी, पूछा किसी की है तो नहीं भाई, ये बोला किसी की नहीं है, किसी की नहीं है, नहीं है, चलो तो मैं इसके ऊपर काम शुरू कर देता हूं, मैंने इसके ऊपर काम करा तो ये इसका ओनर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट, ठीक है। अगर उसने क्या करा, उसके अंदर लेबर मिक्स कर दिया, तो ये ही विल बिकम व्हाट, द ओनर ऑफ द लैंड। समझ में आ रहा है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी अनओन्ड लैंड के ऊपर अपना लेबर मिक्स कर देता है, तो दैट ओनरशिप विल बिकम, दैट लैंड ओनरशिप विल बिकम, मतलब दैट लैंड विल बिकम हिज ओन, ठीक है, उसकी ओनरशिप जो होगी उसके पास आ जाएगी, ही विल गेट हिज ओनरशिप, मतलब ये है कि ये लॉ के हिसाब से वो उसकी ओनरशिप को ले लेगा।
क्या है एक्विजिशन का एंटाइटलमेंट थ्योरी? देखो, इज बेस्ड ऑन थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कंसर्निंग द एक्विजिशन, ट्रांसफर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द होल्डिंग। तो एक्विजिशन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ एक्विजिशन क्या होना चाहिए। एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड इट्स सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट इज कंसीडर्ड जस्ट इफ द लैंड वाज प्रीवियसली अनओन्ड। सबसे पहले तो ये देखो, लैंड जो होती है वो प्रीवियसली अनओन्ड हो एंड द इंडिविजुअल मिक्स देयर लेबर विद इट देयर बाय क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ द लैंड, देन ही विल बी द राइटफुल ओनर ऑफ दैट लैंड। तब जाकर वो उसका राइटफुल ओनर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई एक्स था, उसने क्या करा, उसने एक लैंड खाली देखी, और लैंड खाली देखी, प्रीवियसली अनोन लैंड थी, उसके ऊपर लेबर कर दिया, और लेबर करके उस वैल्यू को क्रिएट कर दिया कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री खोल दी, राइट, उसको कुछ वैल्यू क्लियर, तो ही विल बिकम व्हाट, ही विल बिकम द राइटफुल ओनर, बिकॉज इस इंडिविजुअल का लेबर इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो इसमें स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रीवियसली अनोन लैंड थी, हमने ले ली। अच्छा, अब ये जो एक्स है, इससे कोई ये लैंड जबरदस्ती नहीं छीन सकता, जबरदस्ती इससे लैंड नहीं छीन सकता, इवन स्टेट भी इससे जबरदस्ती लैंड नहीं छीन सकता। एक बार इसको ओनरशिप मिल गई, इस लॉ के हिसाब से इसने जब लेबर मिक्स करा तो उसको ओनरशिप मिल गई, तो ही इज द ओनली वन हु विल डिसाइड टू ट्रांसफर दैट ओनरशिप। उस ओनरशिप को ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किसके हाथ में आ जाएगा, इस एक्स के हाथ में आ जाएगा। भाई मैं चाहूंगा वॉलेंटरली तभी जाकर मेरी लैंड को ट्रांसफर करा जाएगा। जैसे एक्स मान लो वाई को देना चाहिए, देना चाहता है ये लैंड, तभी जाकर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो पाएगी। अगर मान लो वाई लेना चाह रहा है और एक्स देना चाह रहा है, तभी जाकर ट्रांसफर ऑफ लैंड होगी, तभी जाकर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो पहला प्रिंसिपल जो है एक्विजिशन है, कि कोई भी इंडिविजुअल अगर अपना लेबर मिक्स कर लेता है, तो दैट लैंड विल बिकम व्हाट, दैट लैंड विल बिकम यूजफुल टू हिम, यूजफुल हो जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डीम्ड जस्ट, वो जस्ट तभी मानी जाएगी इफ इट अकर थ्रू ए वॉलेंटरी ट्रांजेक्शन, अगर वॉलेंटरी ट्रांजेक्शन के थ्रू हो, एग्रीड अपॉन बाय बोथ द पार्टी इन्वॉल्व, दोनों पार्टी जो एक्स और वाई पार्टी है, दोनों पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए उसके अंदर। अगर दोनों पार्टी हाँ बोल दी, वाई तो बोल ही देगा, वाई को चाहिए होगी लैंड, तो है ना। तो आप देखो, एक्स अगर वाई को दे रहा है लैंड, तभी जाकर लैंड उसके से जाएगी, उसकी ओनरशिप जाएगी। अगर मान लो किसी और तरीके से ओनरशिप गई है उसकी, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको। वो जस्टिस नहीं है, वो एक तरह से क्या है, डकैती है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट ही वांट टू कन्वे? ही वांट टू कन्वे दैट लैंड सीलिंग एक्ट जैसा सिस्टम नहीं चलेगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जैसा सिस्टम नहीं चलेगा, कि अमीर से लेके तुम गरीब को दे दो, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। अगर ये पता लगा, किसी भी तरह ये पता लगा कि ये लैंड जो है वो सरकार ने जबरदस्ती उससे ले लिया, वो देना नहीं चाहता था, वॉलंटरी नहीं था वो, फिर भी उससे ले लिया है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर देखो, अगर ऐसा होता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ये रेक्टिफिकेशन का थर्ड लॉ है, इफ इट इज डिस्कवर्ड दैट लॉ वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड अनजस्टली फ्रॉम समवन एल्स, लैंड वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड अनजस्टली फ्रॉम एनीवन एल्स, द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन वुड रिक्वायर करेक्टिंग द इनजस्टिस, दिस माइट इन्वॉल्व कंपनसेटिंग द ओरिजिनल ओनर और रिस्टोरिंग देयर राइट्स टू एड्रेस द रॉन्ग। अगर इसके अलावा कोई और तरीके से ओनरशिप होती है, और तरह से ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सरकार क्या करे? अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे देश के अंदर 1947 से पहले जमींदारी सिस्टम वाज देयर, जमींदारी सिस्टम प्रेवेलेंट था, जिसके अंदर आपको पता है कि ब्रिटिशर्स यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और जमींदार जो हैं वो लैंड के ओनर बने। जमींदार आर मिडिल मैन, जिसको ब्रिटिशर्स ने कह दिया था, पहला पॉइंट यही है जमींदारी सिस्टम का, कि जमींदार विल बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। ये जो लैंड है पूरी की पूरी, इसके ओनर कौन बन जाएंगे, जमींदार बन जाएंगे। और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ना, ये क्या है, एक तरह से टीनेंट्स हो जाएंगे। टीनेंट्स मतलब समझ लो ना, किराएदार जैसे। जो पहले इनकी लैंड थी, वो उनकी ओनरशिप जाकर किसके पास चली जाएगी, जमींदार के पास चली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये पूरी की पूरी लैंड किसकी है, जमींदार की है। अब भारत के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ, आजादी तो हमको मिल गई, ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर ये ओनरशिप ऑफ लैंड तो जमींदार के पास ही रह जाएगी। इतनी सारी लैंड जमींदार के पास ही है। अब बड़ी बड़ी लैंड जो है वो जमींदारों के पास में है। अब गवर्नमेंट अगर कुछ वेलफेयर एक्टिविटी करे, गवर्नमेंट अगर मान लो डीपीएसपी के 39B और 39C के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, तो कैसे करे साहब, है ना। 39B बोलता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज शुड बी इन सच अ मैनर सो दैट इट कुड सर्व द कॉमन गुड। मतलब ओनरशिप और कंट्रोल रिसोर्सेज का ऐसा होना चाहिए जिससे कि सब लोगों को फायदा हुआ है। यहाँ तो सिर्फ जमींदारों को फायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे करे इसको? तो गवर्नमेंट को ये कहना पड़ेगा कि भाई जमींदार सुन मेरी बात, क्या तेरे पास कितनी लैंड है, साहब मेरे पास 300 बीघा लैंड है, तो तू सिर्फ 40 बीघा लैंड रख सकता है, और बाकी सारी लैंड किसी और की होगी, हमारी हो जाएगी, स्टेट की हो जाएगी। और स्टेट क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लैंडलेस है, जिनके पास जमीनें नहीं है, उनको बांट देगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। पर रॉबर्ट नॉजिक बोलता है कि ये अप्रोच गलत है भाई।
रॉबर्ट नॉजिक बोलता है कि लॉफुल ओनरशिप कौन है? लॉफुल ओनर है जमींदार, और जमींदार लॉफुल ओनर है तो स्टेट को इस तरह के रिडिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल नहीं लगाने चाहिए, लैंड सीलिंग एक्ट जैसे प्रिंसिपल्स नहीं लगाने चाहिए। हमने लैंड सीलिंग एक्ट लगाए, इससे जमींदारी सिस्टम के पास जो चंक ऑफ लैंड जो जमींदारी सिस्टम्स के पास था, जमींदार्स के पास था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बन गए थे वो, उनसे लैंड लेकर हमने क्या करा, दूसरों को दिया। उस वक्त बहुत बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी स्टेप था। मेरे पास मान लो बहुत सारी लैंड है, गवर्नमेंट है भाई तू इस लैंड में रह लेना, तेरी आधी लैंड के अंदर रह लेना, आधी मेरे को दे दे। कितना बड़ा अपोजिशन हुआ होगा, पर फिर भी हुआ। कहीं अच्छा हुआ बहुत, कहीं पे बहुत खराब हुआ। कहीं पर क्या करा, है ना, चलो वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पर रॉबर्ट नॉजिक इज अगेंस्ट दिस अप्रोच। रॉबर्ट नॉजिक बोलता है पगला गए हो क्या, इतनी सारी लैंड के टुकड़े जो है, इतना सा टुकड़ा हमको दोगे और बाकी रख लोगे, हमने इसके ऊपर लेबर करा है, हम इसके ऊपर राइटफुल ओनर है, हम चाहेंगे तभी जाकर ये लैंड ट्रांसफर हो पाएगी, और कोई नहीं कर सकता, स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। तो रॉबर्ट नॉजिक एक बड़े नेगेटिव लिबर्टेरियंस हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि भाई जिस लैंड के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉ दिया ही है ना, और इस लॉ के बेसिस पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स बने हैं, बहुत सारे कानून, मतलब इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बहुत सारे कानून बने कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर। तो नॉजिक बड़े फिलोसफर है। नॉजिक आर्ग्यू दैट, वो क्या कह रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर इन्फ्रिंजिंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स टू देयर होल्डिंग। अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स करते हैं, जैसे मैंने लैंड सीलिंग वाले सिस्टम के अंदर आप बताया, तो इंडिविजुअल के राइट हैम्पर हो जाएंगे। He believes that individuals have a right to the fruit of their labor and voluntary exchange. Voluntary exchange और लेबर का होना चाहिए, and any forced redistribution, जैसे सरकार बोल रही थी 40 बीघा रख लो बाकी हमको दे दो, would violate their rights, उनके राइट्स को वायलेट करेगा। ठीक है, तो redistribution in his view would involve using coercion to take resources from some individual to give to others, which is considered unjust according to Robert Nozick। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव